तपता हुआ सूरज और झुलसते हुए पेड़। जंगल में इतनी गर्मी थी कि चिड़ियों के घोंसले आग की तरह तप रहे थे। धीरज रखो मेरे बच्चों, मैं अभी थोड़ा पानी और गीली मिट्टी लेकर आती हूँ। माँ, बहुत प्यास लगी है। क्या हमें भी बुल्ला सेठ की तरह ठंडी हवा मिलेगी? बेटा, हम मेहनत करने वाले पक्षी हैं, नसीब में जो है वही मिलेगा। भुल्ला सेठ के बड़े से ऊंचे पेड़ पर घास से बना हुआ एक महंगा कूलर लगा था, जिसे कालू कौवा हाथ से चला रहा था। ऐ कालू, हाथ तेज चला, गर्मी से मेरे पंख जल रहे हैं। ये गरीब पक्षी तो गर्मी में ही मर जाएंगे। मालिक, आप सही कहते हैं। जिसके पास पैसा है, ठंडक उसी के पास है। बाकी तो सब भुने हुए चने बन जाएंगे। बाजार में हरिया और हरियाली अपनी सब्जी की टोकरी लेकर सूखे पत्तों के नीचे बैठे थे। हरियाली, गर्मी ने तो सारी सब्जियां सुखा दी। आज कोई कमाई नहीं होगी। कमाई छोड़ो हरिया, देखो रानू के बच्चे कैसे गर्मी से बेहाल हैं। काश हम उनकी मदद कर पाते। कबूतर चाचा टूटे फूटे औजार लेकर पेड़ पेड़ घूम रहे थे। वो फटे पुराने कपड़े पहने थे, पर दिल के बड़े साफ थे। अरे भाई, कोई है जिसका पंखा खराब है? रानो बिटिया, क्यों रो रही हो? क्या गर्मी ने दिमाग का दही कर दिया? चाचा, बच्चे बीमार हो रहे हैं। भुल्ला सेठ ने पानी के कुंड पर कब्जा कर लिया है। कबूतर चाचा ने अपने थैले से कुछ पुरानी घास और सूखी टहनियाँ निकाली और मुस्कुराए। घबरा मत, मैं हूं ना, कबूतर मैकेनिक। गर्मी की ऐसी तैसी मैं आज तुम्हारे घोंसले में देसी ऐसी लगाऊंगा। बस थोड़ी जादुई हरी घास चाहिए। रानो चिड़िया उस घास की तलाश में दूर गहरी खाई की ओर उड़ चली, जहाँ सूरज की किरणें कम पहुँचती थीं। मुझे हार नहीं माननी। मेरे बच्चों की जान उस घास में बसी है। चाहे मेरे पंख थक जाएं, मैं नहीं रुकूंगी। कालू कौवे ने रानो को घास लाते देख लिया और भुल्ला सेठ को खबर कर दी। मालिक, वो रानो कोई जादुई घास लाई है। सुना है उससे घोंसला बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। क्या? एक मामूली चिड़िया के पास ऐसी नायाब चीज, और यहाँ मैं गर्मी में तंदूरी चिकन बना जा रहा हूँ। कालू, ये घास मेरे पास होनी चाहिए। जाओ और उसे छीन लो। जो आज्ञा मालिक। और सुन, खाली हाथ मत आना। रास्ते में वो हरिया तोता और उसकी पत्नी ताज़ी सब्जियां बेच रहे होंगे। उनके पास से कुछ रसीले टमाटर और सब्जियां भी छीन लेना। आज रात की दावत ठंडी हवा और ताज़ी सब्जी के साथ होगी। जा, अभी जा। जैसे ही रानो घोंसले के पास पहुंची, कालू ने उसे घेर लिया। कालू भाई, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मेरे बच्चे गर्मी से दम तोड़ रहे हैं। कबूतर चाचा इस घास से उनके लिए ठंडक बनाएंगे। मुझे जाने दो। सांसें रहें या जाएं, भुल्ला सेठ का हुक्म पत्थर की लकीर है। ला इधर। तभी अचानक हरिया तोता और हरियाली तोती अपनी सब्जी की टोकरी पटक कर बीच में आ जाते हैं। खबरदार कालू, एक माँ की मेहनत पर हाथ मत डालना। ये घास किसी के ऐश के लिए नहीं, बच्चों की जान बचाने के लिए है। देख लेंगे तुम सबको। कबूतर चाचा ने बड़ी ही चतुराई से उस घास और पानी की बूंदों का इस्तेमाल कर एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर बना दिया। लो भाई, फिट हो गया। अब देखो, ये घास बाहर की गर्म हवा को चूस लेगी और अंदर शहद जैसी ठंडी हवा देगी। आहा, माँ, ये तो बहुत ठंडा है। अगले दिन भुल्ला सेठ को लू लग गई और उसका महंगा कूलर काम करना बंद कर दिया। उफ, मेरा सिर फट रहा है। कालू, कोई तो मदद करो। मेरा सारा धन ले लो, पर मुझे इस गर्मी से बचाओ। मालिक, सब भाग गए। इस गर्मी में धन नहीं, दुआ काम आती है। रानो ने जब सुना कि भुल्ला सेठ की तबीयत खराब है, तो उसने अपने घोंसले से कुछ जादुई घास ली और उनके पास पहुंची। उसने कबूतर चाचा से जादुई घास का एक छोटा सा कूलर बनवाया और उसे लेकर बीमार भुल्ला सेठ के ऊंचे पेड़ पर पहुंच गई। देख लिया भुल्ला सेठ, आपकी दौलत की गर्मी ने आपको ही जला दिया। ये लीजिए। रानो, तुम? मैंने तो कालू को भेजकर तुमसे ये घास छीनने की कोशिश की थी। हरियाली की सब्जियां लुटवानी चाहिए थी। फिर ये उपकार क्यों? सेठ जी, जब धूप तेज होती है तो पेड़ ये नहीं देखता कि वो किसे छाया दे रहा है। आप बीमार हैं और प्यासे को पानी पिलाना हमारा धर्म है।
ये घास अब आपकी तपन कम कर देगी। सेठ जी, एक बात गांठ बांध लो, ये घास जादुई इसलिए नहीं है कि ये किसी खास जगह से आई है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इसे रानो ने अपने बच्चों की भूख और अपने आंसुओं से सींचा है। असली ठंडक बाजार में बिकने वाले लोहे के ऐसी में नहीं, बल्कि अपनों के प्यार और बेगुनाह की दुआओं में होती है। रानो, मुझे माफ कर दो। मेरा सारा घमंड इस बीमारी और तुम्हारी दरिया दिली के आगे पिघल गया है। आज समझ आया कि सुकून घास में नहीं, नेक दिल में होता है। कबूतर चाचा ने जैसे ही वो घास का छोटा सा यंत्र चालू किया, पूरा कमरा शीतल हो उठा। पर उस हवा से भी ज्यादा ठंडी भुल्ला सेठ के मन की पश्चाताप वाली शांति थी। भुल्ला सेठ ने सभी पक्षियों के लिए पेड़ों पर जादुई घास के घर बनवाए और कालू भी अब सबकी मदद करने लगा। अब तो मुझे भी ठंडी हवा लग रही है। अब मैं काला से गोरा हो जाऊंगा क्या चाचा? शक्ल का तो पता नहीं कालू, पर तेरी नीयत साफ हो गई है। सूरज अभी भी तेज था, पर जंगल में अब नफरत की जलन नहीं, बल्कि भाईचारे की ठंडक थी। याद रखना बच्चों, सबसे बड़ा जादू दया और मेहनत में होता है। जादुई घास के ऐसी ने ठंडक तो दे दी थी, लेकिन अब पूरे जंगल पर एक नया संकट मंडरा रहा था। जंगल की इकलौती नदी सूख चुकी थी। माँ, गला सूख रहा है, घड़े में पानी की एक बूंद भी नहीं है। घबराओ मत बेटा, मैं अभी हरिया चाचा के पास जाकर पूछती हूँ कि कहीं और पानी मिला क्या। हरिया और हरियाली की सब्जी की दुकान आज खाली थी, क्योंकि बिना पानी के सारी फसलें बर्बाद हो गई थी। रानो, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है। अगर कल तक पानी नहीं मिला तो हम पक्षी ये जंगल छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। पर इस गर्मी में छोटे बच्चे और बूढ़े पक्षी इतनी दूर उड़ेंगे कैसे? कल मैंने देखा नदी के सूखे किनारे पर कबूतरों का पूरा परिवार बेहोश पड़ा था। क्या स्थिति इतनी खराब हो गई है? और बुरा सुनो, जंगल की दूसरी तरफ जो काली घाटी है, वहाँ के कुछ लालची गिद्धों ने सुना है कि हमारे यहाँ पानी खत्म हो गया है। वो ताक में बैठे हैं कि कब हम कमजोर पड़ें और वो हमारे खाली घरों पर कब्जा कर लें। जंगल की दूसरी ओर जहाँ ऊंची और नग्न चट्टानें थी, वहाँ काली घाटी के गिद्ध एक सूखे पेड़ पर बैठकर रानों के हरे भरे जंगल की तबाही का जश्न मना रहे थे। देखो भाइयों, रानों के सुंदर वन की हालत देखो। जो नदी कभी शोर मचाती थी, आज वहां सन्नाटा है। प्यास ने उन पक्षियों के पंख काट दिए हैं। सरदार, सुना है रानो और वो तोता परिवार जंगल छोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर वो निकल गए तो वो पूरा इलाका हमारा होगा। उन ठंडे पेड़ों पर अब हमारा राज होगा। सिर्फ राज नहीं, खौफ। जैसे ही वो प्यास से अधमरे होकर उड़ना शुरू करेंगे, हम उन पर हमला करेंगे। उनके घर, उनकी जमा पूंजी और वो जादुई घास के घर, सब कुछ छीन लेंगे। कालू कौवा पानी की तलाश में दूर दूर भटक रहा था। वो छिपकर उन सब की बातें सुन लेता है। बाप रे, ये तो बहुत बुरा होने वाला है। मुझे फौरन रानो और भुल्ला सेठ को बताना होगा। भुल्ला सेठ अब बदल चुका था। उसने अपने खजाने से पक्षियों के लिए मिट्टी के बड़े बर्तन तो दिए, पर उनमें भरने के लिए पानी नहीं था। कालू, अपनी पूरी टोली को ले जाओ और देखो क्या चट्टानों के पीछे कहीं कोई झरना बचा है। मालिक झरने की बात तो छोड़िए, लेकिन पानी से भी बड़ी एक मुसीबत आ रही है। पानी से बड़ी मुसीबत? क्या सूरज धरती के और करीब आ रहा है? नहीं मालिक, मैं अभी काली घाटी की सरहद से आ रहा हूँ। वहाँ वो आदमखोर गिद्ध वो ताक लगाए बैठे हैं कि कब हमारे जंगल के पक्षी प्यास से कमज़ोर पड़ें और वो हमारे घरों पर कब्जा कर लें। वो रानों और बाकी पक्षियों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। क्या? उन गिद्धों की इतनी हिम्मत? उन्होंने क्या समझा है कि इस जंगल में अब कोई रक्षक नहीं बचा? मालिक, वो गिद्ध बहुत खतरनाक है। वो कह रहे थे कि जैसे ही रानो अपने बच्चों को लेकर प्यास की वजह से जंगल छोड़ने की कोशिश करेगी, वो आसमान में ही उनका शिकार कर लेंगे। रानो ने मेरी जान बचाई थी जब मुझे लू लगी थी। आज अगर उस पर या उसके बच्चों पर कोई मुसीबत आई तो भुल्ला सेठ की तलवार जैसे पंख अभी भी चलना भूले नहीं हैं। कालू, फौरन रानो और कबूतर चाचा को यहाँ बुलाओ। हमें पानी भी ढूंढना होगा।
और उन दुश्मनों का सामना करने की तैयारी भी करनी होगी। कबूतर चाचा अपने औजारों के थैले में कुछ ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। कालू कौवा वहां आता है। अरे रानो बिटिया, मुझे याद आया, मेरे दादाजी कहते थे कि इस सूखे जंगल के नीचे एक पाताल गंगा बहती है, जो एक पुराने पत्थर के नीचे दबी है। चाचा, इस बुढ़ापे में क्या रद्दी निकाल लाए? इससे क्या प्यास बुझेगी? चुप कर काले जामुन। ये रद्दी नहीं, मेरे दादाजी हकीम कबूतर का नक्शा है। चाचा, वो पत्थर कहाँ है? भीषण धूप में रानो, कबूतर चाचा और कालू कौवा उस भारी पत्थर को ढूंढने निकले, जो बरसों से धूल और झाड़ियों में छिपा था। चाचा, अगर पानी नहीं मिला तो मेरी तो शक्ल के साथ साथ किस्मत भी काली हो जाएगी। चुप कर कालू, हिम्मत मत हार, मेहनत का फल मीठा नहीं, यहाँ तो ठंडा पानी होगा। जंगल के आखिरी कोने में एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर मिला, जिसके नीचे से ठंडी नमी महसूस हो रही थी। यही वो जगह है, लेकिन ये पत्थर इतना भारी है कि हम सब मिलकर भी इसे हिला नहीं सकते। रानो ने पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा किया। छोटे बड़े, अमीर गरीब सब उस पत्थर के पास जमा हो गए। भाइयों, अकेले हम कुछ नहीं, पर साथ मिलकर हम इस पत्थर को हटा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। सभी पक्षियों ने मिलकर पत्थर के चारों तरफ रस्सियां बांधी। भुल्ला सेठ ने अपनी ताकत लगाई और हरियाली ने सबका हौसला बढ़ाया। जोर लगा के हाइशा! मेरी पूंछ अटक गई, पर मैं रुकूंगा नहीं। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और पत्थर अपनी जगह से खिसक गया। नीचे से पानी का एक फव्वारा फूट पड़ा। पानी मिल गया। माँ देखो, कितना साफ पानी है। कबूतर चाचा ने फौरन बांस की लकड़ियों और पत्तों से एक पाइपलाइन बना दी, ताकि पानी सीधा पक्षियों के घोंसलों तक पहुंच सके। लो भाई, अब प्यास के लिए उड़ना नहीं पड़ेगा। कबूतर पाइपलाइन सीधे आपके द्वार। चाचा, आप सच में जादुई है। एक एक करके सभी पक्षियों ने जी भर कर पानी पिया। रानो ने अपने बच्चों को नहलाया और हरियाली की सब्जियों में फिर से जान आ गई। रानो, आज तुमने फिर से इस जंगल को उजड़ने से बचा लिया। भुल्ला सेठ ने पानी के उस सोते के चारों तरफ पक्का कुंड बनवाया, ताकि भविष्य में कभी पानी की कमी ना हो। रानो, पहले मैं पानी बेचता था, पर आज मुझे समझ आया कि कुदरत की दी हुई चीज़ों पर सबका बराबर हक है। सेठ जी, जब हम मिलकर काम करते हैं तो कुदरत भी हमारा साथ देती है। कालू कौवा पानी के कुंड में गोते लगा रहा था। चाचा, अब तो मैं पानी पी पी कर इतना साफ हो गया हूँ कि मेरी परछाई भी गोरी दिख रही है। ओए कालू, जरा बाहर निकल, वरना मछलियाँ तुझे अपना रिश्तेदार समझ लेंगी। शाम के समय रानो अपने बच्चों के साथ शांत मन से पानी की कलकल सुन रही थी। देखो बच्चों, जैसे छोटी छोटी बूंदों से नदी बनती है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे? हाँ बेटा, जब तक एकता है तब तक कोई हमें हरा नहीं सकता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सब मिलकर कोशिश करें और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, तो धरती के नीचे से भी समाधान निकाला जा सकता है।